आप हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुंजल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। हाँ जी, देखो आज हम जो अपना 15 ग्रुप एलिमेंट है पी ब्लॉक के अंदर, उसको हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, आज उसको हम पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, कल से कुछ क्वेश्चंस करके हम 16 ग्रुप है वो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो 15 ग्रुप का जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि ऑक्सो एसिड के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो फॉस्फोरस के जो इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो ऑक्सो एसिड होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया है कि जो एसिड होते हैं उनके पास क्या होता है, H+ देते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, यदि किसी एसिड का H+ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, किसके साथ अटैच हो, ऑक्सीजन के साथ, उस एसिड को हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस के कुछ मैं ऑक्सो एसिड के नाम लिख रहा हूँ आपके सामने, और बहुत ही कॉमन है जो आपने रेडॉक्स चैप्टर में भी पढ़े होंगे। ठीक है, आई होप पहले भी आपने देखोगे, पीरियोडिक टेबल में भी कई बार आई थिंक पढ़े होंगे। ठीक है, हाँ जी, तो जो बहुत ही कॉमन ऑक्सो एसिड है वो आपके H3 H3PO2 H3PO3 और H3PO4। ठीक है, सबसे पहले तो इन तीनों के बारे में देखते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। हाँ जी, ये ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं चैप्टर में ना आ ही चुके होंगे। ठीक है, हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ठीक है, बताओ तीनों में फॉस्फोरस की क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, आंसर दो अपना। तीनों में फॉस्फोरस का क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, क्या रहेगा, 1, 3 और 5। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज -2, एक पे हाइड्रोजन पे +3 है ही है। ठीक है, तो फॉस्फोरस पे आएगा बच्चों +1। ठीक है, हाँ जी, और H3PO3 में +3 और इसमें +5। ठीक है, तो इनके नाम हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, हाउ टू, मतलब नाम याद कैसे करेंगे या पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो देखो जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसमें क्या आता है, इक सफिक्स यूज होता है। कौन सा सफिक्स यूज होता है, इक। ठीक है, तो इसका नाम, इसको या तो आप फॉस्फोरिक एसिड बोल दो, हाँ जी, या इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसका जो नाम है ना, H3PO4 का नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है ना। तो अब देखो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जो सफिक्स आया है वो क्या आया है, इक आया है। हाँ जी, अब यदि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या हो जाएगा, मतलब इक से क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम आप लिख सकते हो फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो एस सफिक्स आ जाएगा ना, यदि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इक, है ना। इक वाले में से भी कोई और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो हाइपर आ जाता है या पर आ जाता है। ठीक है ना, ऑलरेडी आपने कई बार नाम सुना होगा। ठीक है, तो इक, फिर आ गया इक से कम है तो एस। ठीक है, अब इसमें और ज्यादा कम होगी, ठीक है, +1 आ गई, क्या आ गई, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो इसका नाम होता है हाइपो, और लगा देंगे पीछे। ठीक है, और ज्यादा कम होगी तो हाइपो, हाइपो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों के नाम लिख सकते हैं। इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और +3 से +5 से +3 है तो इसमें एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, SOUS आ जाएगा। ठीक है, और यदि और ज्यादा कम हो रही है तो हाइपो भी लग जाएगा और एस लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तीनों के हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में
इन दोनों के और भी अलग नाम गिवन है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। H3PO3 का नाम होता है फॉस्फोनिक एसिड। क्या होता है? फॉस्फोनिक। और ऊपर वाले का होगा फिनिक, ठीक है। तो इसका नाम एक और है, दैट इज द फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? फॉस्फिनिक एसिड, फॉस्फिनिक एसिड, ठीक है। तो H3PO3 है, ये फॉस्फोनिक होगा, और H3PO2 है, वो फॉस्फिनिक होगा। इस तरह से इनके आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, इस तरह से आपको इनके जो कॉमन नेम है वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। हाँ जी, तो H3PO4 की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनती है, ध्यान से देखिए। H3PO4 फॉस्फोरस रहेगा बच्चों, ठीक है। हाँ जी, और इसमें तीनों हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ेंगे इस तरह से, 3 OH बॉन्ड रहेंगे फॉस्फोरस से जुड़े हुए, ओके। और एक डबल बॉन्ड सिस्टम रहेगा, ठीक है। एक एक ऑक्सीजन है वो फॉस्फोरस से किस तरह रहेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। हाँ, और यदि हम इसकी बात करें H3PO3 की, तो P, इसमें 2 OH रहेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन एक कम हो चुका है, तो 2 तो रहेंगे OH, एक जुड़े रहेगा डायरेक्ट H, और बाकी डबल बॉन्ड O, ठीक है। H3PO4 ऐसे बनेगा। तीनों ऑक्सीजन है उनमें क्या रहेगा? H रहेगा, तो 3 OH रहेंगे, और एक P डबल बॉन्ड O रहेगा। इसमें 2 OH रहेंगे, और एक P डबल बॉन्ड O, और एक PH रहेगा, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, P डबल बॉन्ड, इसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन से H जुड़ा रहेगा, एक ही OH आएगा इसमें, और बाकी क्या रहेंगे? HH, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर रहेगा। चलो, अब मुझे बताओ ये एसिड कितने H+ दे सकता है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? एसिड की होती है बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्रेसेबल हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन गिवन इन एसिडिक मीडियम, या इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। किसी भी एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है? उससे कितने H+ आ सकते हैं, ठीक है, वो उसका क्या होता है? एन फैक्टर होता है। मुझे बताओ H3PO4 आपके सामने दिख रहा है, H3PO4 कितने H+ दे सकता है मैक्सिमम इन वाटर? हाँ, कितने दे सकता है? 3 दे सकता है, ठीक है। जो H ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं वो क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, है ना, क्योंकि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। H+ बाहर निकल जाएगा तो ऑक्सीजन में नेगेटिव आएगा। फॉस्फोरस की वैलेंसी तो अभी भी 5 ही है, फॉस्फोरस की जो बॉन्ड है वो तो अभी भी 5 है ना, वो तो कोई उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में या वाटर के अंदर हम बात करें तो एसिड से वो H जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, ठीक है, वो ही बाहर आते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सो एसिड में ओनली एंड ओनली वही H+ रिलीज होंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहाँ से 3H+ निकल सकते हैं, आपके सामने आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो यह इसका जो बेसिसिटी की बात करूं मैं, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी। ये इसका एन फैक्टर भी बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन जो एन फैक्टर निकालते हैं वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाँ, इसमें कितने बाहर आएंगे? H3PO3 में कितने आएंगे? तो इसमें फॉस्फोर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं निकल सकता। फॉस्फोर से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो उसकी वैलेंसी पे क्या पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 ही H+ बाहर आएंगे, ठीक है। तो इसका जो एन फैक्टर है, इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी रहेगी? 2 रहेगी। हाँ जी, और इसकी मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही H है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, देयर इज ओनली वन H, दैट इज कनेक्टेड बाय ऑक्सीजन। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसकी बेसिसिटी क्या आएगी? 1 आएगी। तो हमने 3 एसिड के बारे में ध्यान से अभी देखा है, ठीक है। हाँ जी, एक बात और भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, वो भी अभी काम की है। आपके पास 3 ऑक्सी एसिड है, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। मुझे ये बताओ, आपको क्या बताना है, इसमें से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन सा काम करेगा? अब ये आपकी समझ के ऊपर है, ठीक है। हाँ, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कौन सा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। हाँ जी, अब उसका आंसर दो आप, इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कौन सा रिड्यूसिंग एसिड की तरह काम कर सकता है?
हाँ बिल्कुल सही है। देखो, हाँ बिल्कुल, देखो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है ध्यान से सुनना, वो खुद का क्या करेगा, खुद का क्या करेगा, दूसरों का तो क्या करेगा, रिडक्शन, ठीक है, किसी दूसरे कंपाउंड का तो क्या करेगा, रिडक्शन, और खुद का करेगा ऑक्सीडेशन। मुझे ये बताओ, इसमें से सिर्फ कौन सा ऑक्सीडेशन कर सकता है, कौन सा ऑक्सीडेशन कर सकता है और कौन सा रिडक्शन कर सकता है। अब देखो, इसमें फॉस्फोरस अपने +5 स्टेट में, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जब भी खुद का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो S3PO4 का ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, है ना, ये किसकी तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो S3PO4 तो किसकी तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। हाँ जी, आपके पास ये दो ऑक्सी एसिड है जिसमें फॉस्फोरस +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, है ना। तो खुद का क्या कर सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, S3PO2 और S3PO4 है, खुद का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और दूसरों का रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें से जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा वो कौन रहेगा, S3PO2, बिकॉज यहाँ फॉस्फोरस अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाँ जी, इस चीज को आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें फॉस्फोरस से सारे ऑक्सीजन कनेक्टेड है ना, फॉस्फोरस से कौन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन कनेक्टेड है ना। तो अब इसमें है फॉस्फोरस से एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इसमें फॉस्फोरस से कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन की, फॉस्फोरस की टेंडेंसी होगी कि वो क्या करेगा, ऑक्सीजन एलिमेंट से जुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। एच है वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, OH में, ठीक है। जब H है OH में कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीजन का ऐड होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर में जितने पीएच बॉन्ड है, जितने फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो उतना ही एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ध्यान देना, जितने पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि, ठीक है, कि आप S3PO2 का रिड्यूसिंग बिहेवियर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज S3PO2 में देर आर 2 पीएच बॉन्ड, ठीक है, और पीएच बॉन्ड की ये टेंडेंसी हो रहेगी वो पीओएच बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए ताकि अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को वो इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो S3PO2 है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और S3PO4 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एनी डाउट, इतनी चीजों मैंने पढ़ाया है, इसमें कोई डाउट हो किसी को। चलो अब हम आगे ऑक्सी एसिड देखते हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग ऑक्सी एसिड है, एक इनके बनाने के मेथड है, वो भी कोई जरा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट आप ध्यान रख लेना। S3PO2 को बना सकते हैं व्हाइट एल्कली +P4 से, ठीक है। S3 ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। तो बनाने का मेथड आप देख लेना, S3PO4 को बनाना बहुत ही आसान है, आप P4O10 की रिएक्शन किससे करा दो, वाटर के साथ करा दो, ठीक है, S3PO4 आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो जिसमें जिस ऑक्साइड में फॉस्फोरस की जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वही ऑक्सी एसिड बनाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे कैसे, है ना, कहीं को थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास P4O10 है, एक आपके पास P3 P2O3 है ना, P2O3 है। तो P4O10 में फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और P2O3 में कौन सी स्टेट में, +3 के अंदर है ना, +3 है। तो अब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे आप, ठीक है, तो ये एसिड बनाएगा, बिकॉज ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये ऐसा एसिड बनाएगा जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो, +5 हो, तो S3PO4 बनेगा, ठीक है। और P2O3 के साथ कराओगे, ठीक है, वाटर की रिएक्शन, तो ये बनाएगा S3PO3, ठीक है। तो इस तरह से हम एक ऑक्साइड से क्या बना सकते हैं, ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं वाया हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ऑक्सी एसिड है वो है H4P2O7, क्या है, H4P2O7। तो ध्यान रखना, जहां पे 5 ऑक्सीजन आ जाते हैं या 7 ऑक्सीजन आ जाते हैं
ठीक है, वहां पे पायरो नाम यूज होता है। क्या नाम यूज होता है? पायरो। इसको हम क्या बोलते हैं? पायरो। ठीक है, पायरो बोलेंगे, पीछे पायरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो अब इसको बनाते कैसे है? इसका जो नाम होता है H4P2O7 को, इसका नाम होता है पायरो। यहाँ फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 होती है बच्चों। ठीक है, तो एक सफिक्स यूज होता है, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज द पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, H4P2O7 का जो नाम होता है वो पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है। हाँ जी, जहाँ पे 5 ऑक्सीजन आए या 7 ऑक्सीजन आए तो हम पायरो सफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इक आ गया लास्ट में। ठीक है, तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। तो इसको बनाते कैसे है ना? इसको बनाना बहुत ही आसान है। यदि आप H3PO4, आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है, इसको आप एक तो आप इसको जेंटल हीट करो, है ना, आराम आराम से हीट कर रहे हो, जेंटल हीटिंग 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हो। तो जब आप जेंटल हीटिंग करोगे तो ये पायरो बनाएगा, है ना। इसीलिए ना हीटिंग से, पायरो का मतलब होता है फायर। ठीक है, तो ये हीटिंग से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका आएगा H4P2O7। यदि आप H3PO4 को जेंटल हीट करोगे, आराम आराम से हीट करोगे, तो H4P2O7 बन जाएगा। हाँ जी। अब यदि आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, है ना, आगे और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, मान लो 320 डिग्री सेंटीग्रेड, और आगे टेम्परेचर बढ़ाओ, तो ये पायरो है किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एक पॉलीमेरिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम HPO3 का होल एन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। HPO3 का होल एन, जिसको हम मेटाफॉस्फोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। HPO3 का होल एन होता है आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड। चलो अब हम देखते हैं कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है। ठीक है ना, वो किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। तो देखो H4P2O7। हाँ जी, तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें पूरे ऑक्सीजन को एक तरह से बैलेंस करना पड़ेगा। तो यही तरीका है कि आप एक ऑक्सीजन को दोनों फॉस्फोरस के साथ क्या करवा दो? शेयर करवा दो, है ना, दोनों के साथ आप शेयर करवा दो, तभी यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बन सकती है। ठीक है, तो कैसे बनेगी? देखो, फॉस्फोरस है, ओके, और नेक्स्ट दूसरा फॉस्फोरस ले लीजिए आप। ठीक है, एक ऑक्सीजन को हम दोनों से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अब 6 ऑक्सीजन ही बचे हमारे पास। कितने बचे? 6 ही बचे हैं। 4 हाइड्रोजन हमारे पास, तो हर फॉस्फोरस है वो 2 OH OH बॉन्ड बन चुके होंगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों तरफ आप 2 OH OH बॉन्ड बना दो, जिससे हाइड्रोजन है वो पूरी तरह से क्या हो जाए? यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने 4 OH लगा दिए, बिकॉज मेरे पास कितने हाइड्रोजन थे? 4 थे। ठीक है, अब 2 ऑक्सीजन और बच चुके हैं। और हम जानते हैं कि फॉस्फोरस पेंटावेलेंट हो सकता है, बिल्कुल ट्राइवेलेंट भी हो सकता है, पेंटावेलेंट भी हो सकता है। तो 3 बॉन्ड तो हर पे बने हुए हैं, है ना, एक 5 बॉन्ड बन जाएंगे वाया 3 पाई 3D पाई 2P पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका H4P2O7 की स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, हाँ जी, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक POP लिंकेज आ गया, बिल्कुल, है ना, एक POP लिंकेज आ चुका है। हाँ जी, है ना। अब इसकी ये कितने H+ दे सकता है? ये 4H+ दे सकता है, बिकॉज सारे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ठीक है, H4P2O7 है, उसका एन फैक्टर 4 रहेगा। ठीक है, हाँ जी। तो आई इसकी स्ट्रक्चर समझ में। तो नेक्स्ट है, इसके जैसा ही है। ठीक है, वही पायरो ही है, H4P2O5। यहाँ पे फिर से 5 ऑक्सीजन आ चुके हैं। हाँ जी, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, अब इसका मैं नाम लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉस्फोरस जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कमी आ जाएगी, +3 होगी अब, है ना। आप चेक कर सकते हो, फॉस्फोरस पे जो चार्ज है एक्स मान के चेक कर लो। ऑक्सीजन पे -2 होगा एक पे, हाइड्रोजन पे +1 होगा, तो +3 आएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। इसका जो नाम होता है, ठीक है, वो पायरो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बट इक की जगह क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। ठीक है, इसका जो नेम है वो होगा पायरो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब इसको बनाने का क्या तरीका है? इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? P4 और 6 की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जिससे आपको एक मिक्सचर मिलता है H4P2O5 प्लस H3PO3। हाँ जी, अब ये बनाने के तरीके इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको इससे पहले वाला है
इसके बनाने का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के सारे को पूछे नहीं जाते, ठीक है। आप एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज करोगे ना, एक बार आपके माइंड में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब इसके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो H4P2O5 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देखो, बिल्कुल यहाँ पे फिर से ओड ऑक्सीजन है, तो आपको एक ऑक्सीजन है वो तो शेयर करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, इस तरह से देखो PO3 करवा दिया शेयर। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ठीक है, तो यहाँ पे एक 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 हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट H बॉन्ड नहीं बनाएंगे फॉस्फोर से, ठीक है। बाकी तो दो तो OH बॉन्ड, एक एक OH बॉन्ड आ जाएंगे इस तरह से दोनों तरफ, ठीक है। हाँ जी, है ना। और दो हाइड्रोजन है वो फॉस्फोर से सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, बाकी का डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इस तरह से रहेगा। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 और 5। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस के, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते देखो, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होगा, +1, ऑक्सीजन पे चार्ज हुआ -2। हाँ जी, इस ऑक्सीजन पे भी चार्ज कितना हुआ, -2, इस हाइड्रोजन पे चार्ज कितना हुआ, +1, इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हुआ, -2, है ना। अब आप एक ही हिस्से में कितना आ रहा है निकाल लो, यहाँ से कैलकुलेशन करके देखो कितना आएगा। देखो +1 -2 बैलेंस होगी, कितना बच गया, -1, -1 और +1 कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। अब एक इस पे -2 आ रहा है, तो ये -2 इधर इधर -1 आएगा और इधर -1 देगा, ठीक है, दोनों तरफ शेयर है ना। तो एक फॉस्फोरस की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, +3 आएगी ना, बिल्कुल। तो ये जो मिडिल वाला ऑक्सीजन है इस पे -2 चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, एक इधर के फॉस्फोरस के लिए, एक इधर फॉस्फोरस के लिए। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कितना चार्ज आना चाहिए, फॉस्फोरस पे +3 चार्ज आना चाहिए, ठीक है। इस ऑक्सीजन में -2, इस हाइड्रोजन में +1, तो बैलेंस करके कितना आ जाएगा, बच जाएगा -1 बच जाएगा, ठीक है। ये +1 है, इधर -1 देगा, इधर -1 देगा, इसके लिए फॉस्फोरस पे चार्ज कितना आना चाहिए, है ना, जितना नेगेटिव बचता है ना, उसका इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो +3 आ जाएगा, ठीक है, दोनों पे +3 चार्ज आ जाएगा। तो ये है पायरोफॉस्फोरस की स्ट्रक्चर। समझ में आती है कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट और भी ऑक्जी एसिड को देखते हैं, देखो नेक्स्ट एक और है जो थोड़ा सा अलग है ना। देखो हमने पायरो में देख एक तरह से H4P2O7 देख लिया है, H4P2O5 देख लिया है ना। एक जो इनका जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, H4P2O6 है, ठीक है, H4P2O6 है। अब इसका जो नाम है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसका नाम वो होता है, इसका नाम मतलब अब इसमें कोई सफिक्स का है वो किस तरह से बैलेंस करे, ठीक है, जिससे इसका नाम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो तो +4 आती है, कितनी आती है, +4। अब +4 वैसे ऑक्सीजन स्टेट ठीक ठाक भी है ना, मतलब +5 से थोड़ी सी कम है और वैसे कम भी है। तो यहाँ पे दो सफिक्स यूज रहेंगे, एक तो हाइपो और एक किक, इसका नाम पड़ जाता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है इसका नाम, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और कोई इसमें कोई तरीका है नहीं, तो हाइपो और फॉस्फोरिक ना, एक तो कम वाला सफिक्स भी यूज कर लिया और ज्यादा वाला भी यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +4 है, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस करके इसका नाम पड़ गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, है ना, नाम क्या है इसका, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, देखो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, क्या है यहाँ पे, इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। तो जब इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो कैसे बनेगी, देखो, है ना, कोई ऑक्सीजन बीच में नहीं आएगा दो फॉस्फोरस पे, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाएगी, देखो फॉस्फोरस और पीपी और पीपी आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉस्फोरस फॉस्फोरस आपस में कन्वर्ट हो गए, कनेक्ट हो गए, सॉरी, सिंगल बॉन्ड से। और आपको दो OH हर फॉस्फोरस पे ऐड करने हैं, बिकॉज हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरह से बना दिया। तो आप देख सकते हो 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे यूटिलाइज हो चुके हैं, कितने ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई है, 4 चले गए, ठीक है। जब 4 चले गए तो अब क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी, बहुत ही आसान है, ठीक है। हाँ जी, आप स्ट्रक्चर से भी, यही एनसीईआरटी की स्ट्रक्चर है, यही आपको याद करनी है। दूसरी स्ट्रक्चर एक जेडीएल में भी गिवन है,
वो आपको ध्यान में नहीं रखनी, वो मैंने ऐसे नॉलेज के लिए बना दी है। तो बताओ इसमें आप फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो स्ट्रक्चर से? स्ट्रक्चर से निकालने सीखो एक बार, ठीक है? कैसे निकालते हैं? स्ट्रक्चर से निकालोगे और वैसे निकालोगे तो सेम ही आएगी। तो कैसे भी निकाल लो +4 ही आएगी। कितनी आएगी? +4। कैसे देखो? -2 डबल बॉन्ड वाले पे, इधर -2 हाइड्रोजन पे +1, -2 हाइड्रोजन पे +1, ठीक है? तो ओवरऑल देखो -2 और OH से बच जाएगा -1 चार्ज, 2 OH है, ओवरऑल कितना हो गया? -4। तो -4 को सेटिस्फाई करने के लिए चार्ज कितना आएगा यहाँ पे? +4, ठीक है? तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हो। और इसको बनाया जाता है रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन हम एल्कली के साथ करवाते हैं, तो आपका H4P2O6 बनता है, ठीक है? यदि आप रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन एल्कली के साथ कराओ तो आपका H4P2O6 बनेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑक्सिक एसिड की बात करें। नेक्स्ट है आपका HPO3 का होलन। HPO3 का होलन, तो ये अपने दो फॉर्म में रहता है, एक तो साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है, और एक पॉलीमर फॉर्म में, ठीक है? इसको बनाते कैसे है ना, इसके बनाने का क्या क्या मेथड है, ठीक है? तो इसके बारे में एक बार IIT JEE में क्वेश्चन आया था, ठीक है? हाँ, वो मिला के आया था, ठीक है? हाँ जी, वो कैसे क्वेश्चन आया था देखो, वो आया था कि इसकी प्रिपरेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो इसकी प्रिपरेशन के दो तरीके थे। एक तो आपको अभी गिवन है ना, अभी ऑक्सी एसिड के अंदर गिवन है, एक आपने पहले भी पढ़ा है। बताओ जो आपने पहले पढ़ लिया है वो क्या तरीका था? HPO3 को आप कैसे बना सकते हो, याद है आपको? यदि आपने 15 ग्रुप पढ़ा है अच्छे से तो आपको जरूर याद होगा। बताओ क्या रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? ये ना याद, बस यही है। मैंने बताया था नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जब हम P4 ओटेन के साथ करवाते हैं, है ना, HNO3 की रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जब हम P4 ओटेन के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? एक तो N2O5 प्लस HPO3 बनता है, ठीक है? मैंने N2O5 बनाने का मेथड पढ़ाया था आपको। N2O5 जो बनाने का जो मेथड है उससे हमने बात किया था। तो यहाँ पे 4 फॉस्फोरस आ जाएंगे बैलेंस के लिए और यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से ये बनता है। तो ये N2O5 भी बनाने का मेथड है और HPO3 बनाने का भी मेथड है। देखो एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट है वो रिएक्शन से घबरा रहे हैं, ठीक है? देखो ये रिएक्शन, ये तो रिएक्शन है ही नहीं, ठीक है? वो ज्यादा रिएक्शन नहीं है अभी, ये रिएक्शन वही है NCERT है जितनी रिएक्शन है। मैं बता रहा हूँ यदि आप और कोई बुक पढ़ोगे तो वहां पे आपको और ज्यादा रिएक्शन मिल जाएगी। तो रिएक्शन से घबराना नहीं है आपको, रिएक्शन को सोच समझ के किस तरह से रिएक्शन हो रही है ना, उनको बार बार थोड़ा सा पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो ये आप अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है? ऑल्दो इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शन होती है वो ऑर्गेनिक से आसान होती है, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। यदि हम मैकेनिज्म के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए तब तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है? इसमें आप प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हो, थोड़ा सा ही आपको एक बार देखा हुआ, एक बार आपकी रिएक्शन एक बार भी देखी हुई है ना, तो आप जरूर एग्जाम में ये रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है? और यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब तो नहीं कर सकते। मान लो एक बार भी आपने रिएक्शन देखी हुई है, एक बार भी बुक में रिएक्शन पढ़ी है, तो आपको एग्जाम में ये फटाफट कर सकते हो आराम से, ठीक है? एक तो सॉल्यूशन चैप्टर है वो कितने बच्चों ने अच्छे से कर लिया, नोट्स से, NCERT से नोट्स वगैरह बना लिए? हाँ, हैंड राइज करो, हैंड राइज करो, देखता हूँ। अब आप नहीं पढ़ोगे तो उसमें कोई मेरी गलती नहीं है, ठीक है? बस अर्चना कुमारी, तुमको तो करना चाहिए ना, ऑलरेडी पढ़ा दिया था, 2 बार पढ़ा दिया। गोविंद गर्ग, क्या दिक्कत है भैया? हरसिन कौर, नितिका, दोनों, अमरिंदर,
नहीं, नोट्स की बात नहीं है, पढ़ने की बात है। नोट्स आप बनाओ या ना बनाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फोटो स्टेट करवा लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं पढ़ने के लिए बता रहा हूँ ना, एग्जाम में तो नोट्स थोड़ी आएंगे, आपने कितना पढ़ा है वही आएगा ना, ठीक है। और एग्जाम की बात करें तो अगले साल आपका एग्जाम आ जाएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा लेट करके आप मानोगे तो मान लेते हैं, जैसे जेई मेंस की बात करें तो जैसे अटेम्प्ट 4 फिर से होंगे तो फिर जून जुलाई तक मान लो, लास्ट तक, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट एग्जाम तो वही आने वाला है, फेब लास्ट तक या मार्च में आ जाएगा, ठीक है, वही रहेगा। और नीट का ज्यादा से ज्यादा करके आप अगस्त लेके चल सकते हो अगला वाला, ठीक है। हाँ जी, तो यही है अपने एग्जाम के प्रति है वो, हो जाओ मतलब सेक्रीफाइस, सीधी सीधी बात ही है, मैं यही करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं चैप्टर थ्योरेटिकल इसलिए स्टार्ट किया कि ताकि कुछ अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। यदि मैं नॉन मेडिकल के स्टूडेंट के लिए बात करूँ तो आपके जो चैप्टर्स है जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, जैसे और चैप्टर हो गए मान लो, तो ये चैप्टर में तो आपको अनइक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है, तभी आप कर सकते हो। और आई थिंक आपका पहले का +1 का कुछ छुटा हुआ भी है, ठीक है, नॉन मेडिकल का भी है, शायद मेडिकल का भी है, ठीक है, कुछ चैप्टर्स है वो रहे हुए हैं, ठीक है। तो उनके बिना आप ना कैसे कई ऐसे +2 के चैप्टर जो आप कर नहीं सकते, करोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। इसीलिए आपने पी ब्लॉक स्टार्ट किया है, ठीक है। और इससे भी बढ़िया मतलब इनऑर्गेनिक में एक और चैप्टर है तो बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग है, बट बड़ा है, उसका वेटेज भी काफी है ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर ये पी ब्लॉक से और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वहां पे रटने का कुछ नहीं है ना, समझने का भी है, ठीक है, वहाँ ज्यादातर समझदारी की काम है, ठीक है। इसमें नेमिंग अलग से होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है, ठीक है। तो देखते हैं पहले पी ब्लॉक कब तक रहता है लॉकडाउन, पंजाब में कब तक खुल सकता है, कोई आइडिया है? चलो हैंड नीचे कर लो। कोई आइडिया नहीं है अभी तो, इसका मतलब जून जून तो नहीं खुलेगा, ठीक है, जुलाई हो सकता है, हाँ जुलाई में तो खोलना ही पड़ेगा वैसे ही है, कोई बार लेट हो गया पता नहीं, अब थर्ड वेव हो रही है तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो, जितने चैप्टर भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, अभी धीरे धीरे करवा रहे, देखो 15 ग्रुप है, कितना धीरे धीरे करवा रहे हैं ऑनलाइन में, ये बताओ। ऑफलाइन में होता तो मतलब बहुत जल्दी उड़ा देते, सीधी बात है, क्योंकि सिलेबस भी करवाना मतलब होता है। अभी ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, सेशन थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इसकी वजह से धीरे धीरे करवा रहे हैं, और इतना धीरे धीरे करवा रहे हैं, इतनी चीज तो आप कर सकते हो। मतलब आपको जितना मैं इतना पढ़ा रहा हूँ आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर मतलब क्या उम्मीद की जा सकती है, मैं बताऊँ, ठीक है। जितना 2 पेज पढ़ाया जाता है, अब 2 पेज भी आप नहीं कर सकते तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और आप इतना फास्ट नहीं खींच रहे, जैसे दूसरा बैच है डायमंड नॉन मेडिकल है, उसका सिलेबस तो आपसे फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, वहां पे तो चैप्टर ही कितने हो गए, वहां पे +2 के सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, 3 3 चैप्टर कर चुके हैं हम, ठीक है, 3 3 चैप्टर कर चुके हैं, चौथा चैप्टर चलने की तैयारी है, ठीक है। तो उनका फास्ट पढ़ाया जा रहा है, आपका थोड़ा धीरे पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको समझ लग सके, ठीक है। हाँ जी, इससे धीरे तो अब और क्या हो सकता है, इससे धीरे पढ़ाओगे तो फिर होगा ही नहीं आपका सिलेबस ही, आप बैठे रहो, ठीक है, फिर तो पी ब्लॉक ही 2 महीने में कंप्लीट होगा, ठीक है। जो भी आपके सजेशन है आप वो दे सकते हैं, है ना, आपको कोई नई चीज समझ में आ रही है, मैं बता रहा हूँ रिएक्शंस की बात करें तो आप है ना कॉपी में लिख लिख के याद करो, हर दिन की आप 5 भी रिएक्शन लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, 5 रिएक्शन, सिर्फ 5, और 5 को अच्छे से कर लोगे। और मैं बता दूं जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैं वो मैं स्ट्रेस मार देता हूँ, वो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो आने वाली होती है, ठीक है, जैसे नाइट्रिक एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन है, वो रिएक्शन है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप अच्छे से है ना मतलब कॉपी में लिख लिख के हर दिन की 5 भी रिएक्शन आप पढ़ोगे ना बार बार, तो अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। और आप नहीं पढ़ोगे, बस आपको मूवी वगैरह देखनी है ना, सोशल मीडिया चलाना है, तो फिर तो कोई बात नहीं बन सकती, ठीक है, फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, ठीक है। हाँ जी, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब जैसे 15 ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा तो 16 ग्रुप है, वो भी ऐसा ही है, मतलब 15 ग्रुप में थोड़े रिएक्शन ज्यादा है, 16 में थोड़ी कम हो जाएगी, और क्या, ठीक है। और रिएक्शन की बात करूं, इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शन है वो कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं है, हर चैप्टर की रिएक्शन एक दूसरे में रिपीट होती है, रिएक्शन रिपीट होती जाएगी, मतलब लिमिटेड रिएक्शन है ना, आपको लग रहा है कि रिएक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप
बस एक बार पढ़ोगे तो रिपीट होती है, बार बार रिपीट हो जाती है कि इस चैप्टर में ये है वो है, ठीक है, आगे पीछे आते रहते हैं, किसी दूसरे दूसरे चैप्टर में आ जाएगी, ठीक है, तो रिपीट होता है, तो लिमिटेड है ना। आप 5 रिएक्शन हर दिन की भी देखोगे ना तो हो जाएगा आपका, ठीक है। और 18 ग्रुप बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। और 17 ग्रुप थोड़ा 15 ग्रुप की तरह ही है ना। वहां पे भी कई रिएक्शन जो आगे कई चैप्टर में काम आती है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर ऐसा हुआ है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हम ऑक्सी एसिड के बारे में बात कर रहे थे, तो एच जो HPO3 का होल है, HPO3 का होल है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है देखो, है ना, ये किस किस फॉर्म में रहता है। एक तो ये अपनी पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है, उसको बनाना बहुत ही आसान है। कैसे बनाओगे देखो, इधर देखो, फॉस्फोरस लो बेटा जी, ठीक है, और उस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। एक हाइड्रोजन है तो एक OH लगा दो, है ना, वो बीच में रहेगा इस तरह से, ठीक है। बाकी कितने ऑक्सीजन बच गए आपके पास, है ना, बाकी एक ही ऑक्सीजन बचा है। क्या बचा है? ऑक्सीजन। अब यहाँ पे दिखने में एक नहीं, उसको हमें दो की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे आधा इधर शेयर करना है, आधा इधर शेयर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह से ऑक्सीजन लगा दो, है ना, एक इधर लगा दो एक इधर लगा दो, मतलब ये ऑक्सीजन किसी आगे भी शेयर होगा, ये ऑक्सीजन भी आगे भी शेयर होगा। तो इसके हिस्से में कितना पार्ट आएगा देखो, ये ऑक्सीजन है, इस फॉस्फोरस से भी शेयर हो रहा है, आगे वाले भी शेयर होगा, यहाँ पे फॉस्फोरस आएगा इसको इस तरह से, ठीक है। मैं आपको बना देता हूँ, देखो आगे ऑक्सीजन है फिर से शेयर होगा, ठीक है, आगे और शेयर होगा। तो आप किसी एक यूनिट को पकड़ के देखो, इस यूनिट को पकड़ लो, तो इसका मोनोमर कौन है? HPO3 का, HPO3 तो है वो क्या, देखो फॉस्फोरस एक है, ये ऑक्सीजन फुल है, ये फुल है, ये कितना आएगा? हाफ आएगा ना, हाफ हाफ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये HPO3 का होल है ना, ये साइक्लिक फॉर्म में रहता है, और इसका नाम होता है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। सॉरी, साइक्लिक में नहीं, लीनियर फॉर्म है भी, तो इसका नाम होता है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम है इसका? पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। हाँ जी, ये अपने साइक्लिक फॉर्म में भी रहता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, एक आधी बात पूछी भी गई है एग्जाम में। ये साइक्लिक फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है, इससे भी बहुत आसान है। आप तो क्या कर दो, बेंजीन जैसे साइक्लिक रिंग होती है 6 मेंबर की, वैसे रिंग बना दो। पहले एक फॉस्फोरस लिया, फिर ऑक्सीजन ले आओ, है ना, फिर इधर भी ऑक्सीजन ले आओ, है ना, अल्टरनेट, फिर फॉस्फोरस ले आओ, फिर ऑक्सीजन ले आओ, फिर फॉस्फोरस ले आओ, 3 फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन की 6 मेंबर की आप रिंग बना दो, बना दी रिंग, ठीक है। हर पे एक OH OH आ जाएगा इस तरह से, हर पे OH आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, एवरी रिंग पे OH आ जाएगा, और फॉस्फोरस पेंटावेलेंट होता ही है, तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, हर पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है? तेरा आ रही है, मेरी मेरे वाले में प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकियों को दिख रहा है, विजिबिलिटी है? चलो, हाँ, अब इसमें आप है ना, अब इसका इसका मोनोमर देखो आप, ठीक है, तो कोई भी एक यूनिट उठा लो, जैसे ये उठा लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज है? फॉस्फोरस एक है, हाइड्रोजन एक है, तो H P, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये HPO3 यूनिट है, ठीक है। इस तरह से इसमें पूरे में देख लो, इसमें देर आर 3 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स है इसमें? 3 यूनिट्स का बना हुआ है, ठीक है। और फॉस्फोरस की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी है? +5 है। इसका जो नाम है वो होता है साइक्लो मेटा ट्राइफॉस्फेट, है ना, आई थिंक फॉस्फोरिक एसिड, साइक्लो मेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम मैंने लिखा नहीं है नोट्स में, आप देख लेना, लिख लेना, ठीक है। हाँ जी, साइक्लिक है। चलो, बस थोड़ी सी एक आधी रिएक्शन और बची है, एक चैप्टर अपना कंप्लीट है, 15 ग्रुप, ठीक है। तो एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, आपका जो HPO3 है, हाँ, एन की वैल्यू है यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग होगी बेटा जी। देखो 6 मेंबर की रिंग होती है ना, वो क्या होती है? जरा स्टेबल होती है। क्यों होती है? जिसमें एंगल स्ट्रेन कम होता है। 6 मेंबर की रिंग है, वो जितनी भी रिंग बनती है, 3 मेंबर की, 5 मेंबर की, 7 मेंबर की, है ना, उन सबसे जरा स्टेबल होती है, क्योंकि वहां पे जो एंगल स्ट्रेन की वैल्यू होती है ना, वो कम होती है। हाँ, नाम अलग अलग होंगे फिर तो, मतलब, पर रिंग यहाँ पे 6 मेंबर की बनेगी। यदि साइक्लिक फॉर्म बननी है तो 6 मेंबर की बनने वाली।
ये साइक्लिक फॉर्म है तो 6 मेंबर की रिंग है या 5 मेंबर की रिंग ही बनती है, वो मोर स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये 6 मेंबर की फॉर्म में रहता है। चलो उसके बाद देखो एक रिएक्शन है जो HPO3 है ना, सॉरी S3PO3, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फॉस्फोरिक एसिड। तो ये यहाँ पे फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कितने में है? +3। तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है, ठीक है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है ना। यदि आप इसको हीट करोगे ना, H3PO3 को आप हीट करोगे ना, फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा। तो ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आएगी इसकी? +5 आएगी। तो H3PO4 बना लेगा अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है ना। तो -3 कब रिलीज होगी? जब फॉस्फीन गैस बनेगी। जब फॉस्फीन गैस बनेगी ना, PH3, तो PH3 में जो फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? -3 होती है। कितनी होती है? -3 होती है। क्या होती है? -3, ठीक है। हाँ जी। तो H3PO3 है वो डिसप्रोपोर्शनेट होता है। कब होता है? जब इसको आप हीटिंग करते हो, जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट होता है किसमें? H3PO4 में और PH3 के अंदर, है ना। H3PO4 में और PH3 के अंदर डिसप्रोपोर्शनेट होता है। और डिसप्रोपोर्शनेशन में एक ही एलिमेंट का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, +3 से +5। और एक ही एलिमेंट का क्या हो गया? रिडक्शन। जहाँ पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट का, मैं दो की बात नहीं कर रहा। दो की बात करोगे तो वो रेडॉक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, उसको हम प्योर रेडॉक्स बोलेंगे। तो ये रेडॉक्स तो है ही है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट भी है, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया ही था, आपकी जो 3 एसिड थे, H3PO4 है, H3PO3 है, H3PO2। ध्यान रखना, दिखने में आपको लग रहा है कि सब में 3-3 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो सारे के सारे 3-3 H+ देंगे, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। हाँ जी, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे जैसे पीएच बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसमें जो ये वाला एसिड है H3PO2, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या कर सकता है? दूसरों का रिडक्शन कर सकता है। जैसे एक एनसीईआरटी में एक रिएक्शन गिवन है आपको, फिर आपने H3PO3 की रिएक्शन करवाई, H3PO2 की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है, AgNO3 के साथ करवाई आपने रिएक्शन। अब रिएक्शन में कोफिशिएंट रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप देख लो भाई ये कैसे कैसे हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इससे आप ना आराम से पता कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे आप ही बताओ, ये इसका रिडक्शन करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज ही होगा ना, H3PO2 खुद ऑक्सीडाइज ही होगा। अब खुद किस में ऑक्सीडाइज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। V यहाँ पे +1 में है, तो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में चला जाएगा, H3PO4। तो ये प्रोडक्ट रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि H3PO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा इसमें, H3PO4 में। तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा ना, इतना रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे AgNO3 में सिल्वर +1 में है, तो +1 से 0 में चला जाएगा, ठीक है, अपना रिडक्शन हो जाएगा बस, ठीक है। और बाकी हाइड्रोजन और NO3 जुड़ के HNO3 बना लेंगे, ठीक है। तो मेन चीज तो यही है कि यहाँ पे सिल्वर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, +1 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो ये आपका है 15th ग्रुप। कल मैं आपको कुछ वीके जायसवाल के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, इंपॉर्टेंट, देखते हैं 20 क्वेश्चन बन जाए, तो 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। और फिर हम 16 ग्रुप भी साथ में करेंगे, है ना, तो 20 क्वेश्चन करके। और अभी थोड़ा सा जो भी टाइम बचा हुआ है, इसमें आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं, आप किस तरह से प्रिपेयर करें, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, एग्जाम के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें, ठीक है। किसी को गाइडेंस वगैरह नहीं है, थोड़ी बहुत भी, मतलब थोड़ा डिमोटिवेट हो चुके हो, तो मैं आपको जिस तरीके से बताता हूँ वैसे आप करो, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले अभी आपको एक चैप्टर पढ़ाए हुए होंगे, सॉल्यूशन पढ़ा दिया है ना, सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनो, ठीक है। सॉल्यूशन पढ़ा दिया है, बाकी +1 के भी चैप्टर कई हो चुके हैं आपके, ठीक है। हाँ जी, तो साथ साथ में जब भी टाइम मिलता है तो +1 का भी रिवाइज करो, ठीक है। जो मेडिकल के जो भी स्टूडेंट है, जो भी नॉन मेडिकल के, हाँ जी, यदि आप पढ़ सकते हो तो +1 के चैप्टर रिवाइज करो। कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करो? जिन पे आपको ज्यादा फोकसिंग की जरूरत है ना। ऑर्गेनिक अभी हुई नहीं होगी मेरे हिसाब से +1 की पूरी, ठीक है। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताऊं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग तो आपका पी ब्लॉक के साथ ही हो रहा है, आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पीरियोडिक टेबल वगैरह ये सब तो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपको चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री का, जैसे
थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री हो गई। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री हुए भी नहीं होंगे ना आपके, मतलब कईयों के वीक होंगे आई थिंक, है ना, लॉकडाउन में पढ़ाए थे फिर हुए नहीं। चलो कोई बात नहीं, नहीं हुए तो, है ना। जिसका केमिकल और आयनिक जितना हो चुका है वो उस चीज को रिवाइज करे, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करो केमिकल और आयनिक की। रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है, ठीक है, तो रेडॉक्स और जो मोल कंसेप्ट है जी, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या कुछ करना होता है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है, जब भी टाइम मिले, क्योंकि अब आप अभी से है ना टाइम निकालो, ठीक है, टाइम तो निकालना पड़ेगा ना आपको, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिन में मत सो, ठीक है, अपने आप को जैसे मैनेज करना पड़ेगा, टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा। ये टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, हमें क्या लगता है कि अभी लॉकडाउन लॉकडाउन में तो ऐसे मजे मार लेते हैं, जैसे है वैसे चलता रहता है, ठीक है, फिर पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप मजे मारोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। तो पीछे की जो भी चैप्टर है वो रिवाइज करो, हाँ जी, जैसे पी ब्लॉक हो गया, 13 14 हो गया, एनसीईआरटी से पढ़ लो एक बार, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो भी अभी पेपर हुए हैं, जैसे जेई मेंस के जितने पेपर हुए इसमें क्वेश्चन करने की कोशिश करो, जितने होते हैं उतने, ठीक है। हाँ, और सॉल्यूशन जो चैप्टर है, अभी +2 की तैयारी कैसे करनी है, देखो जो सॉल्यूशन का चैप्टर है आपको मैंने पढ़ाया है, तो मेडिकल के बच्चे या नॉन मेडिकल एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, क्या कुछ है, चैप्टर की थीम पता होनी चाहिए, इसमें है क्या कुछ, है ना, और नोट्स इस तरह से डिजाइन है कि इसमें सारा कुछ आ ही जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नोट्स भी एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो वो हो ही जाएगा। तो अब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, जैसे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, है ना, मेडिकल के बच्चे जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, वहां से क्वेश्चन कई बार आते हैं और डायरेक्ट भी आते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, हाँ जी, ठीक है, बैक एक्सरसाइज करो। और एक एमटीजी वाली बुक है ना, इससे आपका बेसिक डेवलप हो जाता है, बेसिक बेसिक नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं एमटीजी, आपको फॉर्मूले सारे रिवाइज हो जाएंगे। एमटीजी यदि आपसे सोल्व हो चुकी है मेडिकल के स्टूडेंट, तो आप सोल्व कर सकते हो, जिसे एनएमएसटी सोल्व कर सकते हो जो मेडिकल के लिए आई हो, ठीक है, और एनएमएसटी की क्वेश्चन वो करो, ठीक है, फिर आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना है तो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस एम्स में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बिल्कुल एम्स के क्वेश्चन सोल्व कर लो, नीट के कर लो, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं लेवल 3 है वो पूरा कर लो, ठीक है, और टाइम मिलता है तो लेवल 1 लेवल 2 भी खत्म कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब मैं आपको अभी बताऊं ना, आपको जितने चैप्टर में हम करवा रहे हैं उनको आप इतने अच्छे से डेवलप कर लो कि वो आपको एक बार दोबारा ना करना पड़े, ठीक है, यदि कोई समझ में नहीं आती है चीज, आराम से करवा रहे हैं, बिल्कुल आराम से करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, सॉल्यूशन भी धीरे धीरे करवाया था, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और उसमें कुछ ऐसी है नहीं कि आप समझ नहीं सकते, है ना, मतलब नोट्स इस तरह से लिखा हुआ है थ्योरी कि आप एक बार थ्योरी को भी पढ़ के देखोगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो वहां से आप करें, नीट और एम्स के क्वेश्चन करें मेडिकल के स्टूडेंट, है ना, और एमटीजी सोल्व करें, तो ये दोनों बुक सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं आपको, है ना, ये भी अच्छे से कर लो, है ना, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है आप देखो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लग रहा है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन हो रहा है ना, कोई डाउट है तो फिर पूछो। और जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है उनको आपको एनएमएसटी नॉन मेडिकल वाली पूरी करनी है, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा आप ये भी देखो, आपको प्रीवियस ईयर के एडवांस के क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, आप नेट पे सर्च मारोगे ना प्रीवियस ईयर एडवांस सॉल्यूशन क्वेश्चन क्वेश्चन, तो उनका सॉल्यूशन सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, वहां से सारे क्वेश्चन जितने भी एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है, यदि किसी को चाहिए तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, मेरे पास पड़े हैं 20 25 क्वेश्चन है, उनको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि भाई सॉल्यूशन चैप्टर में क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आ कैसे रहे, उनका लेवल क्या है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और जो ड्रॉपर स्टूडेंट है जिनको अभी एग्जाम देना है वो भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करे, हो सकता है नीट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए उसी टाइम पे हो, ठीक है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करे, ठीक है, और कुछ पूछना है तो बोलो। मतलब काम आपको करना ही पड़ेगा, सीधी सीधी बात है, कोई शॉर्टकट है नहीं, ठीक है, ऐसे तो इंडिया में बहुत ज्यादा इतने सारे स्टूडेंट है, इतने सारा है, फिर शॉर्टकट में हो जाएगा तो फिर सबका ही हो जाएगा ना, सीधी बात ही है, फिर जो सारे ही हो जाएंगे सबके अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो तो हो नहीं सकता, ठीक है, जो स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करेगा नंबर तो उसी के आएंगे, ये तो फैक्ट है, तो शॉर्टकट कुछ है नहीं। और कुछ स्टूडेंट है जो क्लास में लास्ट टाइम पे चले भी जाते हैं, ठीक है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक बने रहे, ठीक है, जैसे भी है नेटवर्क कम ज्यादा है उसको आप जो भी ये वीडियो को देखे, ठीक है। हाँ, अब क्लास में कर ले, मतलब देख आप जो नए नए आए थे तो पिछले साल ऑनलाइन क्लास लगी थी, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि आपको पहले कुछ पता ही नहीं था ना, बेसिक कुछ डेवलप था, इस टाइम पे आप यदि आपका थोड़ा बहुत भी नेट कनेक्शन वीक है
तो आप आराम से एक बार नोट्स पढ़ के भी कर सकते हो। ठीक है, इतने में आपके सब में पावर आ चुकी है। ठीक है, इतने सारे आप पढ़ते, इतने दिन हो गए आपको। ठीक है, तो थोड़ा बहुत भी नेटवर्क इधर उधर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो ऐसे नहीं डिमोटिवेट हो गए इधर उधर। ठीक है, यदि आप, मैं बताऊं आपको, यदि कोई आप काम करते रहोगे तब तो कुछ उसमें मन लगता रहेगा। आप थोड़ा सा ही डेविएट हो जाओ पाथ से, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपने ना आज पढ़ाई बिल्कुल की नहीं, ठीक है, तो फिर होगी नहीं ना पढ़ाई, फिर मन नहीं करता। तो आप जो भी अपना टाइम टेबल सेट कर लो, ठीक है, और हेल्थ का रखो ध्यान। ठीक है, तो एक पूरा टाइम टेबल सेट कर लो कि मेरे को इस टाइम में ये करना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप 6-7 आवर्स तो आपको स्टडी करनी करनी है, क्योंकि क्लास 3 घंटे से ऊपर कोई क्लास होती नहीं है। ठीक है, तो 7 घंटे तो कम से कम स्टडी आपको करनी चाहिए ना, रात को मिला के या टोटल मिला के। ठीक है, संडे को टाइम मिलता है, वो करे आप। हाँ अभी तेज, एक तो बहुत ज्यादा लेट आता है, ये चक्कर क्या है तेरा? कितने बच्चे हैं जिनकी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, हाथ खड़े करो। नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है क्लास के टाइम में, जरा प्रॉब्लम रहती है। लिटिल बिटिल तो सबकी रहती है, जिनकी नेटवर्क की जरा प्रॉब्लम रहती है, इश्यू। कोई है ऐसे? राजवीर सॉल्यूशन चैप्टर कर लिया? आज आई थी क्या? थोड़ा सा लेट की बात नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता ना बाद में तुम लेट आता था तो, बिल्कुल। ठीक है, इसे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता। ठीक है, तो कल हम 15 ग्रुप के तो करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख के जाता हूँ। ठीक है, और 16 ग्रुप को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी, उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। 17 और 18 के ग्रुप नोट्स मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, मतलब। ठीक है, हाँ जी, उसको मैं डायरेक्ट पूरा का पूरा सेंड कर दूंगा। 16 के भी मैं प्रिपेयर, मतलब बनाऊंगा। ठीक है, हाथों से बनाता हूँ। ठीक है, वैसे 16 में नोट्स की जरूरत ही नहीं रहती, 16 में पूरा एज इट इज एनसीईआरटी फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना नया, चाहे कोई भी हो चाहिए। ठीक है, हाँ जी, सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करना है। और ये नोट्स में भी क्या है, 90% तो एनसीईआरटी है, 10% चीजें इधर उधर से इंक्लूड की हुई है। ठीक है, तो आपको एज इट इज पी ब्लॉक के लिए है, वो एनसीईआरटी अच्छे से करनी है ना, वो भी अच्छे से। इस एक 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 चीज को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे है ना। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलो, फिर आज के लिए बहुत है। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द 16 ग्रुप। ओके, बाय, टेक केयर।